हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 9th ऑफ फेब के करंट अफेयर्स। आज हम 9 फरवरी के करंट अफेयर्स तो डेफिनेटली डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ कि अभी आपने रिसेंटली देखा कि टर्की में और टर्की सीरिया की बाउंड्री पर जो है वो कई सारे मल्टीपल अर्थक्वेक देखे गए। पहला अर्थक्वेक 7.8 का था, फिर 7.5 का आया, फिर 6 मैग्नीट्यूड का आया। तो क्या रीज़न है कि टर्की में इतने ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं? एपिसेंटर क्या होता है? लिथोस्फीयर क्या कहलाता है? इसके अलावा प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होती हैं? फॉल्ट लाइन क्या होती है? कौन सी फॉल्ट लाइन जो है वो टर्की में है जिसके कारण भूकंप आते हैं? तो कई सारी जानकारियों के साथ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके लिए नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, क्या रीज़न है कि टर्की में इतने अर्थक्वेक आते हैं? ये वीडियो आपको कहाँ पर मिलेगा? परचम वॉल्यूम 2 पर मिल जाएगा। परचम वॉल्यूम 2 पे मैंने बर्निंग इशू कवर किया था, वहाँ पर आपको इस वीडियो के बारे में सारा जानकारी मिल जाएगी। और एक क्वेश्चन भी है जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, तो उस प्रश्न को अटेंड करने के साथ आप उस पूरे टॉपिक को समझ सकते हैं। तो मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ, करंट अफेयर्स देखने के बाद आप उस वीडियो को डेफिनेटली देख लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं 9 फरवरी के करंट अफेयर्स। अब बात करते हैं ईयर बुक के बारे में। तो करंट ईयर बुक हमारे पास आ गई है। इसकी अगर हार्ड कॉपी आप लेना चाहते हैं तो आप ऑर्डर बुक कर सकते हैं, और बुकिंग करने के लिए आपको parchamstore.in पे विजिट करना होगा। 10 फरवरी जो है वो अंतिम डेट है जब आप बुकिंग कर सकते हो, और 15 फेब से जो है वो शिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस ईयर बुक में, इस हार्ड कॉपी में आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 के सारे करेंट अफेयर्स मिलने वाले हैं। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आता है आज का करंट अफेयर्स तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। और पहली बार अगर चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। ओके, पीडीएफ जो है, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम के जरिए आप करंट अफेयर्स का पीडीएफ ले सकते हैं, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। अब आज के करंट अफेयर्स के बारे में मैं बातें करना शुरू करती हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। ओके है, स्टार्ट कर लें। अच्छा देखिएगा, अब 2-3 पर्सन है जिनके बारे में मैं आपको डिस्कस करना चाहती हूँ। वो पर्सन, अब एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं है, आजकल तो कुछ तो भी पूछ लिया जाता है। तो उस लिहाज से मैं आपको बता देती हूँ कि वो कुछ 4-5 पर्सन है जो न्यूज़ में है, वो किस वजह से है। उसके बाद आज की फिर एक्चुअली जो करंट अफेयर्स है, क्योंकि आज हमें बहुत कुछ नया डिस्कस करना है, वो हम देखेंगे। ओके, सबसे पहले बात करते हैं नताशा के बारे में। ये है नताशा, जो कि इंडियन अमेरिकन है। इनके पेरेंट्स जो है वो चेन्नई से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, इनके जो पेरेंट्स हैं वो चेन्नई से बिलोंग करते हैं। इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट नताशा, वर्ल्ड ब्राइटेस्ट स्टूडेंट फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर। तो भारतीय अमेरिकी छात्रा है नताशा, और लगातार दूसरे साल दुनिया की सबसे मेधावी, मतलब सबसे ब्राइटेस्ट स्टूडेंट का टाइटल इनको दिया गया है। बेसिकली एक सेंटर है, एक ग्रुप है यूएस बेस्ड जॉन्स हॉपकिंस सेंटर। वो अलग अलग इंस्टीट्यूट के अलग अलग स्टूडेंट में जो है वो टेस्ट कंडक्ट कराता है, और उस टेस्ट के बेसिस पे एक ग्रेडिंग सिस्टम जारी किया जाता है, और उससे पता चलता है कि वर्ल्ड का ब्राइटेस्ट स्टूडेंट कौन सा है। तो आंसर याद हो जाना चाहिए आपको, नताशा। चलिए अब बात करते हैं कैनरा बैंक के बारे में। कैनरा बैंक के द्वारा के सत्यनारायण राजू को नया एमडी एंड द सीईओ अपॉइंट किया है। तो कैनरा बैंक ने के सत्यनारायण राजू को नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। ठीक है, क्योंकि एल बी प्रभाकर जो कि कैनरा बैंक के एमडी एंड सीईओ थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था 31 दिसंबर को, इसलिए ये अपॉइंटमेंट किया गया है। तो आंसर आपको याद होना चाहिए, के सत्यनारायण राजू कैनरा बैंक के नए एमडी एंड सीईओ होंगे। ठीक है, अब ये कैनरा बैंक की कहानी भी बहुत पुरानी है। कैनरा बैंक का फॉर्मेशन 1908 में हुआ था, और इसके फाउंडर जो है वो सायाजीराव गायकवाड़ थर्ड है। ओके, तो कैनरा बैंक की इतिहास भी अपने आप में बहुत पुराना है। चलिए अगली पर्सन के बारे में बात करते हैं, जिनका नाम है अप्सरा अय्यर। ये अप्सरा अय्यर है, ये भी इंडियन अमेरिकन है। ठीक है ना, अप्सरा अय्यर। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन अमेरिकन वीमेन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ हार्वर्ड लॉ रिव्यू। पहली बार भारतीय अमेरिकी महिला हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष के रूप में चुनी गई है। ठीक है, रिसेंटली इनका चुनाव हुआ है। जब से ये हार्वर्ड लॉ रिव्यू का फॉर्मेशन हुआ है अराउंड
1887 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और 136 सालों में कभी भी कोई भी इंडियन इस पोजीशन पे नहीं पहुंची है। तो ये 137 नंबर की प्रेसिडेंट है, ये 137 नंबर की प्रेसिडेंट बनी है हार्वर्ड लॉ रिव्यू की। तो ये अपने आप में हमारे लिए एक गौरव की बात है, राइट, क्योंकि हार्वर्ड लॉ रिव्यू का फॉर्मेशन जो है वो 1887 में हुआ था। बेसिकली अभी एक स्टूडेंट है, ये पढ़ाई भी करती हैं, उसके अलावा हार्वर्ड लॉ स्कूल में स्टूडेंट भी हैं और हार्वर्ड लॉ रिव्यू की प्रेसिडेंट चुनी गई हैं। इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है सिलेक्टेड आर्टिकल जो पब्लिश होते हैं उनको रिव्यू करना लीगल फील्ड में, ठीक है। उनको रिव्यू करने का काम बेसिकली हार्वर्ड लॉ स्कूल या लॉ रिव्यू के द्वारा किया जाता है, जिसकी प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा अप्सरा ए अय्यर को बनाया गया है। इसके अलावा शी इज़ ऑल्सो द मेंबर ऑफ साउथ एशियन लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन, साउथ एशियन लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की भी मेंबर हैं। अगली बात करेंगे महिंद्रा फाइनेंस के एमडी एंड सीईओ के बारे में। तो रिसेंटली महिंद्रा फाइनेंस के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? तो राउल रेबेलो को चुना गया है। इसके पहले ये सीईओ के रूप में काम कर रहे थे इसी कंपनी में, मतलब महिंद्रा फाइनेंस में ये सीईओ के रूप में काम कर रहे थे। अब इन्हें सीईओ बना दिया गया है क्योंकि रमेश अय्यर, इनका रिटायरमेंट 29 अप्रैल को हो जाएगा। तो 29 अप्रैल में जैसे ही रमेश अय्यर का रिटायरमेंट होगा तो तब से फिर राउल रेबेलो जो है वो एमडी एंड सीईओ बन जाएंगे महिंद्रा फाइनेंस के। अभी ये सीओओ है, ओके है। लास्ट एक और पर्सन के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये है पाकिस्तानी विकेट कीपर कामरान अकमल अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ द क्रिकेट। तो पाकिस्तानी विकेट कीपर है, तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कामरान अकमल जिन्होंने रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है रिटायरमेंट का, वो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के। और किस फील्ड से एसोसिएटेड है? तो क्रिकेट से ये एसोसिएटेड है। बात क्लियर है? इन्होंने सारे फॉर्मेट से अनाउंसमेंट कर दिया है क्रिकेट के लिए, क्योंकि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना, उसकी सिलेक्शन कमेटी के ये मेंबर बन चुके हैं, इसलिए इन्होंने रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दिया है। इन्होंने पहला अपना जो टेस्ट मैच खेला था वो 2002 में खेला था और पहला जो ओडीआई डेब्यू किया था अगेंस्ट जिम्बाब्वे वो 2002 में किया था। अब यहाँ से हम काफ़ी कुछ नया सीखेंगे। सबसे पहली बात, आपको पता है अभी लोकसभा का और अपना बजट सेशन चल रहा है, ठीक है। बजट सेशन में जो भी पर्टिकुलर मिनिस्टर होते हैं उनसे कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके डिपार्टमेंट में कैसे काम किए गए हैं, कौन सी स्कीम है, क्या प्रोग्रेस है। तो जो क्वेश्चन आर होता है उसमें कई तरीके के क्वेश्चन जो है वो मिनिस्ट्री से पूछे जाते हैं और मिनिस्ट्री उनका रिप्लाई जो है वो रिटर्न फॉर्म में करती है। तो वैसे ही यहाँ पर एक रिप्लाई आया है, उसी रिप्लाई के बारे में मैं बता रही हूँ। ये रिप्लाई किसने दिया है पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। तो श्री पुरुषोत्तम रुपाला जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग को संभालते हैं, उन्होंने रिटर्न रिप्लाई लोकसभा में दिया है। उसी से रिलेटेड एक छोटा सा आर्टिकल हम देख रहे हैं। इंडिया रैंक फर्स्ट विथ 24% कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन। तो दूध के प्रोडक्शन के मामले में, मिल्क के प्रोडक्शन के मामले में भारत फर्स्ट नंबर पे है। तो मिल्क कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड आप किसे कहेंगे? इंडिया को कहेंगे। तो याद रखिएगा, मिल्क कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, मिल्क कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कौन है? भारत है, इंडिया है, ठीक है। 24% पूरे वर्ल्ड का कंट्रीब्यूट प्रोडक्शन में भारत करता है, ऐसा लोकसभा में रिटर्न स्टेटमेंट दिया गया है। भारत में जो 2021-22 में मिल्क का प्रोडक्शन था वो 24% था पूरे ग्लोबल मिल्क के प्रोडक्शन का, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन डेटा फ्रॉम द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट स्टैटिक डेटाबेस। तो इसके अकॉर्डिंगली ये डेटा पब्लिश किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि 2014-15 से 2021-22 तक लगभग 51% यहाँ पर आप देखेंगे हमने ग्रोथ को रजिस्टर किया है। और इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और मिनिस्ट्री जो है एनिमल हस्बेंड्री की, उन्होंने कई सारी स्कीम को भी इंट्रोड्यूस किया था। वो कौन सी स्कीम है वो भी रिटर्न स्टेटमेंट पे यहाँ पे बताई गई हैं। आइए हम उन स्कीम्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बताया गया कि नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट हमने शुरू किया था। नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट हमने 2014 में शुरू किया गया था। इसका एकमात्र उद्देश्य था जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको पहले तो ऑर्गेनाइज करना और मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है।
जो प्रोसेसिंग और प्रोक्योरमेंट, मतलब आपको स्टोरेज करने के लिए भी तो जगह होनी चाहिए ना, तो प्रोक्योर करने और प्रोसेसिंग करने, मार्केटिंग करने के लिए बेसिकली नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट को लॉन्च किया गया था फरवरी 2014 में। इसके अलावा इन्होंने कहा गवर्नमेंट ने भी कई सारे इनिशिएटिव डेयरी सेक्टर में लॉन्च किए, जिसके कारण भारत आज मिल्क कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया है और भारत सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है मिल्क का। जैसे कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन को दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया था और इसके लिए जो बजट रखा गया था वो 25 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। इसका उद्देश्य था ब्रीडिंग जो है ना, हमारे देश में जो काऊ है, बफेलोज है, उनकी ब्रीडिंग को और इम्प्रूव करना, जिससे मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, तो नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम को 2019 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। इसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य था हर एक जो कैटल है जो कि मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं उन सभी को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना, क्योंकि कई सारी बीमारियां जैसे कि एंथ्रेक्स जैसी बीमारियां जो है वो कैटल्स को हो जाती हैं। तो नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम भी हमने लॉन्च किया था। तो हमारे द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं, जिसके कारण मिल्क एक प्रोडक्शन में भारत फर्स्ट नंबर पे आ गया है। अगर स्टेट के मामलों में देखते तो भारत में उत्तर प्रदेश राज्य सबसे ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन करता है और पूरा केवल डेयरी सेक्टर अकेला 5% हमारे जीडीपी का कंट्रीब्यूट भी करता है। 80 मिलियन से ज़्यादा लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है डेयरी इंडस्ट्री से। ऐसी सारी बातें श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा रिटर्न डॉक्यूमेंट में कही गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे युवा संगम पोर्टल के बारे में। रिसेंटली युवा संगम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। युवा संगम पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। ठीक है, और एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इंदिरा गांधी कला केंद्र दिल्ली में युवा संगम पोर्टल की शुरुआत की गई है अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम। तो याद रखिएगा, युवा संगम पोर्टल की शुरुआत एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम के अंतर्गत की गई है। इसमें क्या है? इसमें देखिएगा मेनली ऐसा है कि 1000 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा जो कि 18 से लेकर 30 इयर्स के बीच के होंगे। इन 1000 स्टूडेंट में से 300 नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, जो आपकी 7 सिस्टर और सिक्किम है, उन राज्यों से 300 स्टूडेंट्स होंगे और रिमेनिंग भारत से जो है, रिमेनिंग अलग स्टेट जो है भारत के, उनसे 700 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। तो टोटल 1000 स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे और इनको यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भेजा जाएगा। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में अलग अलग जो स्टूडेंट अलग अलग स्टेट से आते हैं, उनके अलग कल्चर होते हैं, अलग ट्रेडिशंस होते हैं, है ना, तो वो यहाँ पे शेयर किए जाएंगे, जिससे डाइवर्सिटी भी इंक्रीज होगी। तो युवा संगम पोर्टल की शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च की गई है अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम। एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया था 2015 में। ठीक है, एक्चुअली कहानी ऐसी है कि 2015 में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, उस दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम जो है इसका अनाउंसमेंट किया था। लेकिन फाइनली बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 2016-17 के बजट में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। और एक भारत श्रेष्ठ भारत जो इनिशिएटिव है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर, मतलब शिक्षा मंत्रालय के अंदर ही आता है। तो देखिए, मैंने आज आपको कई सारी स्कीम बता दी हैं, जैसे कि आपको याद रखना है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 में शुरू हुआ, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट 2014 में शुरू हुआ था, नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम 2019 में शुरू किया गया था, फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम जो है वो 2015 में अनाउंस की गई थी और 2016-17 के बजट में इसको लॉन्च किया गया था। तो स्कीम से एग्जाम में क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और जो स्कीम न्यूज़ में होती हैं उनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इन स्कीम्स को आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं ATD बेस्ट अवार्ड 2023। तो एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट, ATD मतलब एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट अवार्ड, जो कि USA के द्वारा दिया जाता है। 6वीं बार 6 टाइम जो है वो NTPC को मिला है। 6 टाइम जो है वो किसे मिला है? NTPC को मिला है। ठीक है, NTPC Limited has won this award for the 6th time for showcasing enterprise success in the area of talent development. एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट, ये जो अवार्ड है वो USA के द्वारा दिया जाता है, इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एसोसिएशन इन द फील्ड ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट। और ATD बेस्ट ऑफ द अवार्ड जो है वो मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है कि कोई इंडस्ट्री डेवलपमेंट, टैलेंट डेवलपमेंट और लर्निंग के लिए क्या काम कर रही है। ओके, अब NTPC
एनटीपीसी मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन होता है। 1975 में इसका फॉर्मेशन किया गया था, नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। ठीक है, अब एनटीपीसी के अंतर्गत विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, ये कहाँ पर है? सिंगरौली। सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर आता है? मध्य प्रदेश में आता है। सिंगरौली को जो है वो एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश भी कहा जाता है। सिंगरौली को एनर्जी कैपिटल या ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है मध्य प्रदेश की। यहाँ पर आपको विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन मिलेगा जिसकी इंस्टॉल कैपेसिटी 4760 मेगावाट की है। तो बिगेस्ट थर्मल पावर प्लांट है इंडिया का, जो कि एनटीपीसी के अंदर काम करता है। नेक्स्ट है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास आपने देखा है कई सारे रीजन से कई बार यहाँ पर न्यूज़ में था, जैसे कि अभी जो आपका लैब ग्रोन डायमंड होते हैं, लैब ग्रोन डायमंड की रिसर्च के लिए भी आईआईटी मद्रास को फंडिंग किया गया था 2.42 करोड़ रुपीस की, याद है? 242 करोड़, 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसलिए 242 करोड़ रुपए दिए गए थे आईआईटी मद्रास को। अब आईआईटी मद्रास वापस से न्यूज़ में है, क्यों न्यूज़ में, हम देख लेते हैं। इसरो प्लान टू डेवलप एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग मॉड्यूल विद आईआईटी मद्रास। इसरो आईआईटी मद्रास के साथ अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने की योजना बना रहा है। ठीक है, इसलिए ये इसरो और आईआईटी मद्रास के बीच में ये एमओयू साइन किया है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि इंजीनियर जो है इसरो के, उनको ट्रेनिंग देना, जिससे वो आने वाले समय में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर में जा सके, उसके लिए इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। द मॉड्यूल विल बी बिल्ड एट आईआईटी मद्रास एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर। ओके, चलिए अब बात करते हैं, एक्चुअली न्यूज़ हमारी ये नहीं है, तो बहुत पुरानी न्यूज़ है, हमको कुछ और डिस्कस करना है, लेकिन बैकग्राउंड के लिए पहले आपको थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए। आप लोग ने कुछ समय पहले चैट जीपीटी को न्यूज़ में सुना होगा। ठीक है, अब ये चैट जीपीटी क्या है और हमारी आज के करंट अफेयर्स की न्यूज़ क्या है, वो हमें देखनी है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो चैट, नॉर्मल आप लोग व्हाट्सएप वगैरह में, फेसबुक में, मैसेंजर में हम चैटिंग करते हैं। चैटिंग में क्या होता है? टू वे कम्युनिकेशन होता है, आप मैसेज भेजते हो, सामने वाला व्यक्ति मैसेज भेजता है, राइट? ये तो हो गया आपका चैट। ठीक है, अब अगर चैट में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ दो, मतलब आप वन वे कम्युनिकेशन, आपका सॉरी टू वे कम्युनिकेशन तो हो रहा है, लेकिन सामने कोई पर्सन ना हो के एक रोबोट है, आप कुछ अगर भेज रहे हो उसको मैसेज, तो वो उसके रिप्लाई आपको कर रहा है, तो उसको आप क्या बोल दोगे? उसको आप बोल दोगे चैटबॉट। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके आप जब चैटिंग करना शुरू कर देते हो, तो उसको हमने क्या कह दिया? चैटबॉट कह दिया। अब यहाँ पे एक टर्म लिखा है विच इज जीपीटी। जीपीटी का मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने यहाँ पर अगर कुछ लिखा कि मैं इंदिरा गांधी जी के बारे में ऐसे चाहती हूँ, मैंने ये लिख के भेजा, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली कंटेंट को या डेटा को जनरेट करेगा, क्योंकि इसको प्री ट्रेनिंग दी गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, और मशीन लैंग्वेज में ये कुछ जनरेट करेगा जिसको ये ट्रांसफॉर्म कर देगा हमारी लैंग्वेज में। 100 से ज़्यादा अलग अलग लैंग्वेज में ये जो ट्रांसलेट कर सकता है, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया? जीपीटी, मतलब जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। तो चैट जीपीटी समझ में आया कि बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या है। चैट जीपीटी के तैयार किसने किया है, ओनर कौन है? तो आंसर हो जाएगा ओपन एआई। ओपन एआई के द्वारा चैट जीपीटी को तैयार किया गया है। अब इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग है आपके गूगल सर्च इंजन से। जैसे कि गूगल सर्च इंजन में आपको कोई चीज़ सर्च करनी है, ठीक है ना, किसी एक व्यक्ति के बारे में, चलो एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में आपको ऐसे लिखना है, और आपने सर्च इंजन पे डाला कि बायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, तो सर्च इंजन में जितना भी डेटा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में होगा, वो सारा का सारा डेटा आ जाएगा अलग अलग फाइल के फॉर्म में। ठीक है, अब आपको उस डेटा को पढ़ना है और अपने हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट तैयार करना है। लेकिन चैट जीपीटी में क्या होता है, मान लेते हैं चैट जीपीटी में हमने यहाँ पर इंसर्ट किया कि हमको ऐसे चाहिए है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, तो ये जो चैट जीपीटी है, इसके पास जो भी डेटा अवेलेबल होगा ना, उस डेटा से ये पूरा का पूरा आपको ऐसे लिख कर दे देगा, बस आपको यहाँ से अब कॉपी करना पड़ेगा। तो बात समझ में आ रही है? ये दोनों ही सर्च करते हैं, डेटा को एनालिसिस करते हैं, लेकिन गूगल में क्या होगा, अलग अलग डेटा आएगा और आपको उसको फिर लर्न करना होगा, कंपाइल होगा, मतलब रेडी नहीं होगा, आप उसको रेडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं तो उसमें आपको सारा का सारा कंटेंट रेडी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका चैट जीपीटी। तो जैसे ही चैट जीपीटी को लॉन्च किया गया था नवंबर 2022 में, और 5 दिन के अंदर ही 1 मिलियन से ज़्यादा उसके डाउनलोड हो गए थे।
बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करता है, ओपन एआई के द्वारा इसको तैयार किया है। अब इस तरीके से जैसे कि कोई डेटा तैयार करना है, जैसे कि चैट जीपीटी है, उसमें कई सारा डेटा स्टोर होगा और स्टोरेज के लिए आपको क्लाउड की ज़रूरत होती है। तो इसका सपोर्टर कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि कई बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट का भी है चैट जीपीटी में। ओके है। अभी जो ओपन एआई है ना, ओपन एआई का फॉर्मेशन 2015 में हुआ था और ओपन एआई का फॉर्मेशन जिसने किया था उनका नाम है सैम ऑल्टमैन और एलॉन मस्क। हालांकि 2016-17 में एलॉन मस्क इसके बाहर हो गए थे, लेकिन इसके वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ओपन एआई के एलॉन मस्क भी थे। तो चैट जीपीटी क्या है? एक प्रोटोटाइप डायलॉग बेस्ड एआई चैटबॉट है जो कि आप जो उन्हें मैसेज करते हैं उसका रिप्लाई आपको ह्यूमन रिटर्न स्टेटमेंट या ह्यूमन रिटर्न टेक्स्ट में आपको देगा। ऐसा लगेगा आपको कि किसी व्यक्ति से ही आप बात कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं। तो ये कहलाता है आपका चैट जीपीटी। तो आने वाले कई सारे सेक्टर में और आने वाले समय में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और आज भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि सारा डेटा यहाँ पे आपको तैयार मिलता है। तो कई सारे जो इंस्टीट्यूट हैं और कई सारी कंट्रीज़ ने अभी से इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दिए हैं। रीज़न है एजुकेशन। बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? आपने होमवर्क दिया बच्चे को कि आप ऐसे लिख कर लाइए और उसने क्या किया? चैट जीपीटी पे डाला कि ऐसे ऑन काउ, और वो ऐसे आ गया, उसने कॉपी पेस्ट करके लाके दे दिया। तो एक तरीके से बच्चे का पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, वो पूरी तरीके से अपने ब्रेन को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा अगर वो पूरी तरीके से अपने होमवर्क को चैट जीपीटी से सॉल्व करेगा। तो कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने इस पर कंसर्न भी दिखाया है, लेकिन ओवरऑल एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया है। अब जैसे ही इसको लॉन्च किया गया 5 दिन के अंदर ही 1 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो गए और जिससे सर्च इंजन जो गूगल हम यूज़ करते हैं उसकी सर्चिंग में कमी आई है। जिसके बाद यहाँ पर गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचई, उन्होंने चैट जीपीटी को काउंटर करने के लिए अपना भी एक चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है बार्ड। तो आज हमारा जो ध्यान है या जो हम जिस विषय पे डिस्कस करना चाहते हैं वो है बार्ड। ठीक है। सो गूगल इंट्रोड्यूस एआई चैटबॉट बार्ड। गूगल ने एआई चैटबॉट बार्ड तैयार किया है। ठीक है। चैटबॉट माइक्रोसॉफ्ट की मदद से और ओपन एआई की मदद से रन हो रहा है। वैसे ही चैटबॉट बार्ड जो है वो गूगल ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। हालांकि अभी पब्लिक के लिए ओपन नहीं हुआ है क्योंकि अभी टेस्टिंग फेज में है, लेकिन गूगल का ये कहना है कि ये जो आपका चैट जीपीटी है उससे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हमने इसमें लैम्डा जो गूगल की खुद की एक लैंग्वेज मॉडल जो उसने डेवलप किया है, लैम्डा पे बेस्ड ही एआई चैटबॉट को इन्होंने तैयार किया है और इसका इंटरनेट कनेक्शन भी है क्योंकि जो आपका चैटबॉट है जो इसके पहले हमने चैट जीपीटी देखा उसमें 2021 तक का अपडेटेड डेटा है। अगर आपको करेंट का डेटा अगर अपडेट करना है तो आपको इसको इंटरनेट से कनेक्टिविटी देनी होगी और जो आपका यहाँ पे गूगल बेस्ड चैटबॉट है बार्ड, ये आपको लेटेस्ट डेटा प्रोवाइड करेगा, ऐसा इनका कहना है सुंदर पिचाई का। इतनी चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी और उन्होंने अपनी कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो बनाई हैं वो रिलीज़ की हैं जिनको हम मौद्रिक नीतियां कहते हैं। तो अगेन मई 2022 से आज की डेट तक लगभग 6 बार आरबीआई ने अपने रेपो रेट को रिवाइज किया है। अगेन यहाँ पे रेपो रेट को इंक्रीज किया गया है 0.25 बेस पॉइंट से और अब रेपो रेट कितना हो गया है? 6.5% हो गया है। मैं हमेशा आपको कहती हूँ जब भी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आपको जानकारी देती हूँ कि जब भी आप एग्जाम में बैठें तो लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़कर जाएं क्योंकि हर क्वार्टरली बेसिस पे ये रिवाइज होता रहता है डेटा। तो रेपो रेट अभी कितना हो गया है? 6.50% हो गया है। रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35% है। ठीक है। रेपो रेट का इंक्रीज होने का क्या मतलब है? देखिएगा, जब कोई बैंक्स जो भी आपके गवर्नमेंट बैंक हैं वो बोरो करते हैं सेंट्रल बैंक से, तो सेंट्रल बैंक से जब बोरो करते हैं अपनी किसी नीड को फुलफिल करने के लिए, किसी अर्जेंट बेसिस पे पैसों की ज़रूरत है तब बोरो करते हैं, तो उस पर इनको क्या होता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो अगर आप इंटरेस्ट बढ़ा रहे हो इसका मतलब है कि बैंक आपसे सेंट्रल बैंक से कम बोरो करेंगे और जो आपके बैंक के कस्टमर्स हैं वो बैंक के कस्टमर जो ईएमआई वगैरह पे करते हैं उनके जो चार्जेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। इसका ये मतलब होता है। ठीक है। तो रेपो रेट 6.50% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। अब एमएसएफ और जो बैंक रेट होता है वो सेम होते हैं 6.75%। सीआरआर कितना है? 4.50% है। एसएलआर कितना है? 18% है और एसडीएफ जो है वो 6.25% है।
इसके अलावा रिजर्व बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हुई थी उस पर कुछ और डेटा यहाँ पे पब्लिश किया गया है। इन्होंने कहा है कि हमने 2022-23 के लिए जीडीपी फॉरकास्ट की थी पहले 6.8%, जिसको बढ़ाकर हमने 7% कर दिया था। लेकिन आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, मतलब 2023-24 जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है, उसके लिए आरबीआई ने जीडीपी फॉरकास्ट की है 6.4% की। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि इस साल आपका जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 6.5% था और आने वाले फाइनेंशियल ईयर में 5.3% हमारा रिटेल इन्फ्लेशन रहेगा। तो ये सारी बातें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, जिसको गवर्न कौन करते हैं, आरबीआई के गवर्नर ही करते हैं, उनके द्वारा ये सारा डेटा पब्लिश किया गया है। नेक्स्ट है ग्रीन बॉन्ड। कुछ समय पहले मैंने ग्रीन बॉन्ड के बारे में आपको सारी जानकारी दी थी और ये भी कहा था कि आरबीआई 16,000 करोड़ रुपए की ग्रीन बॉन्ड इशू करने वाली है 2 अलग अलग फेज में। ये बातें मैंने आपको बताई थी। लेकिन ये तो हो गई थी आरबीआई जो है वो ग्रीन बॉन्ड इशू कर रही थी। लेकिन पहली सिविक बॉडी जो कि ग्रीन बॉन्ड इशू कर रही है वो कहाँ की है, इंदौर की है। ठीक है, इंदौर म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन है वो पहली बार यहाँ पे ग्रीन बॉन्ड को इशू कर रहा है। सो इंदौर बिकम फर्स्ट सिविक बॉडी टू लॉन्च ग्रीन बॉन्ड। ठीक है, तो आइए इस पे हम चर्चा करते हैं। इंदौर ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बन गया है। इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा पहली बार यहाँ पे ग्रीन बॉन्ड इशू किए जा रहे हैं और ये ग्रीन बॉन्ड जो है वो 244 करोड़ रुपीस के होंगे। कितने के होंगे, 244 करोड़ रुपए के होंगे। आपको मैंने बताया है ये जो बॉन्ड इशू किए जाते हैं तो बॉन्ड्स का मतलब यही होता है कि लोग इस पे इन्वेस्ट करेंगे, मतलब सरकार के बॉन्ड्स को खरीदेंगे, सरकार के पास पैसा आएगा और जो पैसा सरकार के पास आएगा उसको वो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगी और बदले में अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी इन्वेस्टर को दिया जाता है। ये आपके ग्रीन बॉन्ड होते हैं। मतलब ग्रीन बॉन्ड से जो पैसा इकट्ठा किया जाता है उसका पूरी तरीके से यूटिलाइज कहाँ होता है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है। तो यहाँ पर इंदौर को क्या करना है, तो इंदौर को 60 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट बनाना है। ठीक है, कहाँ पर, नर्मदा रिवर बैंक पर, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, जिसके लिए इसको 305 करोड़ रुपए की जरूरत है, इसलिए 244 करोड़ रुपए के ग्रीन बॉन्ड इशू कर रही है। बात समझ में आई। करना क्या है, इसको 60 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाना है। कहाँ पर, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में, बैंक ऑफ द नर्मदा रिवर, जिसके लिए इसको 305 करोड़ रुपए की जरूरत है। रीजन क्या है कि अभी इनके पास इलेक्ट्रिसिटी की कमी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पूरी बात को समझने के लिए एक बार आप इस मैप को देखिए जिससे मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आप यहाँ देखेंगे ये इंदौर जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल है मध्य प्रदेश की, और इंदौर से लगा हुआ आपको दिखेगा खरगोन, और खरगोन जो है ये आपको नर्मदा रिवर के किनारे है। ठीक है, और महेश्वर या महेशमती जो नगर आपने सुना होगा वो यहीं खरगोन में नर्मदा रिवर के किनारे ही सिचुएटेड है। तो ये खरगोन है और ये इंदौर है। तो खरगोन में एक यहाँ पर प्लांट है जहाँ से पानी और इलेक्ट्रिसिटी इंदौर में ट्रांसफर किया जाता है। इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पंप वाटर फ्रॉम जुल्हद पंपिंग स्टेशन जो कि खरगोन में है, वहां से वाटर पंप करने का काम इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करती है। अच्छा, पानी को जब आप पंप करोगे तो उसके लिए मोटर की जरूरत होगी, और मोटर किससे चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी, है ना। तो उसके लिए इसको इलेक्ट्रिसिटी के लिए इसको 25 करोड़ रुपए स्पेंड करने होते हैं एवरी मंथ। तो जब ये पावर प्लांट बन जाएगा तो इस पावर प्लांट का यूज हो सकेगा यहाँ से पानी को पंप करने के लिए, क्योंकि इस पानी को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, और हर महीने 5 से 6 करोड़ रुपए यहाँ पे बच सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ग्रीन बॉन्ड को इशू करने की बात इंदौर के द्वारा की जा रही है। तो इंदौर बिकम द फर्स्ट सिविक बॉडी इन द कंट्री टू लॉन्च ग्रीन बॉन्ड। ओके, तो ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं ये सारी बातें आपको मैंने पहले भी डिस्कस की हैं। अब ये ग्रीन बॉन्ड कुछ समय पहले आरबीआई ने भी, जैसा कि मैंने कहा था, तो सेबी ने यहाँ पे कुछ नए नॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं, और सेबी ने ये जो फ्रेमवर्क है ना ग्रीन बॉन्ड का, उसको और स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव बनाया है। और ग्रीन बॉन्ड को और इफेक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर इन्होंने कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं ब्लू एंड येलो बॉन्ड का। ठीक है, मतलब ग्रीन बॉन्ड के अंदर ही आपको 2 और वेराइटी मिलेंगी, ब्लू बॉन्ड और येलो बॉन्ड। ब्लू बॉन्ड्स वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड होगा और येलो बॉन्ड आपका सोलर एनर्जी प्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सेंटर सेटअप अ पैनल टू ड्राफ्ट डिजिटल कंपटीशन एक्ट। तो डिजिटल
प्रतिस्पर्धा अधिनियम का मसौदा तैयार करने के लिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। देखिएगा, हमारे देश में कई सारे आजकल मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट भी है और कई सारे डिजिटल हम करेंसी लॉन्च कर चुके हैं, डिजिटल रुपी लॉन्च कर चुके हैं और डिजिटल पेमेंट हम यूपीआई को बढ़ावा देते हैं और कई सारी जो कंपनीज हैं उन पे भी डिजिटल इकोनॉमी का या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का कहीं ना कहीं असर होता है। तो इसलिए यहाँ पे डिजिटल जो आपका कॉम्पिटिशन एक्ट है या आपका जो CCI है ना, CCI मतलब कॉम्पिटिशन एक्ट कमीशन जो है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया आप बोल सकते हैं। तो ये इन सारी प्रतिस्पर्धा जो है या आपकी जो कंपनीज हैं उनको रेगुलेट, उनके लिए मसौदा तैयार करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर 16 मेंबर की एक कमेटी बनाई है जो आने वाले 3 महीने में इस डिजिटल कंपटीशन की स्टडी करेगी और स्टडी करने के बाद अपना मसौदा मतलब ड्राफ्ट को पेश करेगी। और इस कमेटी को लीड कौन करेंगे? इस कमेटी को लीड करेंगे मनोज गोबिल। मनोज गोबिल जो है वो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। ठीक है, अब CCI जो है बेसिकली कंपटीशन एक्ट 2002 के अंतर्गत 2003 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। नेक्स्ट है, यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेट डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन एट सफदरगंज हॉस्पिटल। सफदरगंज हॉस्पिटल कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और सर्बानंद सोनोवाल कौन है? ये हमारे पोर्ट शिपिंग और वाटरवे के मिनिस्टर हैं, साथ ही साथ आयुष मिनिस्टर भी हैं। और हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है? मनसुख मंडाविया हैं। तो मनसुख मंडाविया और सर्बानंद सोनोवाल दोनों ने मिलकर डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन लॉन्च किया है। कहाँ पर? सफदरगंज हॉस्पिटल नई दिल्ली में। आने वाले कुछ दिनों में IIT दिल्ली में भी डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन को लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का उद्देश्य जितने भी ऑलमोस्ट एम्स है हमारे भारत में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन को लॉन्च किया जाए। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो पेशेंट होंगे ना वो आपका जो एलोपैथी होता है मतलब जो मॉडर्न मेडिसिन होती हैं और जो आयुर्वेदा होता है, तो दोनों की मदद से वो जल्दी रिकवर हो सके। तो दोनों तरीके की मेडिसिन का उपयोग करके यहाँ पे बेसिकली मरीजों का इलाज करना उद्देश्य है, इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन को लॉन्च किया गया है सफदरगंज हॉस्पिटल में। अब ये इंटीग्रेटेड मेडिसिन क्या होती है? तो इंटीग्रेशन ऑफ आयुष विथ अ मॉडर्न मेडिसिन, मतलब आयुर्वेदा का और मॉडर्न मेडिसिन को मिलाकर आपका इंटीग्रेटेड मेडिसिन तैयार होती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को हमने 2014 में ही तो लॉन्च किया था। इसका एकमात्र उद्देश्य था कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो एंशिएंट समय में लोग थे, वो औषधि का उपयोग करते थे। तो वो औषधीय जो मेडिसिन है आयुर्वेद, वो कितना इंपॉर्टेंट है आज में भी, उसके कितना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को हमने बनाया था 2014 में। नेक्स्ट और आई थिंक लास्ट न्यूज़ है ये, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा सीनियर सिटीजन के लिए जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा है, 60 ईयर्स से ज़्यादा है, उनके लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की है। वहीं महिलाओं के लिए जो है वो +2 मतलब 60+2 एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत गवर्नमेंट IRCTC की मदद से फ्री ऑफ कॉस्ट उनका रहना, खाना, ले जाना सब कुछ मतलब सीनियर सिटीजन का कवर करेगी और उनको जो तीर्थ स्थान है मध्य प्रदेश से बाहर, स्टेट के बाहर, उन तीर्थ स्थानों के दर्शन कराएगी। ठीक है, तो IRCTC की मदद से इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है सदर्न इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। अब देखिएगा 2019 में हमको वापस जाना पड़ेगा। 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने PM गति शक्ति स्कीम को लॉन्च किया था। याद आया, गति शक्ति स्कीम को लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य एक इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन तैयार करना था और इसी गति शक्ति स्कीम के अंतर्गत हमारा उद्देश्य था कि हम भारत में 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएं और 2 हम डिफेंस कॉरिडोर बनाएं। तो इसी गति शक्ति स्कीम के अंतर्गत एक और नया कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने जा रहा है चेन्नई और कर्नाटका के, मतलब तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में, चेन्नई और बेंगलुरु के बीच में। तो ये सदर्न इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा। और कहाँ पर तैयार हो रहा है? तो ये कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है तुमारकुरू इंडस्ट्रियल टाउनशिप में। इसके लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट होने की प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है। लगभग 80,000 जॉब यहाँ पर क्रिएट होंगी। ये पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वो 8,500 एकड़ की ज़मीन पे तैयार किया जाएगा, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी होगा। और ये सदर्न इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इसका नाम होगा। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होगा? ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा तो इससे आपको लॉजिस्टिक की जो समस्या है वो सॉल्व होगी।
ट्रेडिंग में आसानी होगी, पहली चीज़। इसके अलावा ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसका डिस्टेंस जो बेंगलुरु एयरपोर्ट है उससे केवल 115 किलोमीटर है, वहीं जो मंगलूर पोर्ट है उससे इसका डिस्टेंस 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिससे आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की सेक्टर में भी बूस्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी है। इट इज़ इन द लाइन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मंत्र रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। तो बेसिकली टारगेट सेक्टर आप देख सकते हैं कि फूड प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग, ये सभी टारगेट सेक्टर होंगे। नेक्स्ट है नियरली 600 सी लाइन्स डाइड ड्यू टू द बर्ड फ्लू आउटब्रेक इन पेरू। पेरू कहाँ है? तो आपको साउथ अमेरिका जाना पड़ेगा, और साउथ अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पेरू मिलेगा, ये है पेरू, ठीक है, जिसकी कैपिटल आपको लीमा देखने को मिलेगी। ओके, और यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो माउंटेन रेंज है उसका नाम है एंडीज़, तो ये पूरी आपको एंडीज़ माउंटेन रेंज भी यहाँ पर मिल जाएगी। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अब यहाँ पे पेरू का ये जो कोस्टल बाउंड्री है ना, पेरू की कोस्टल बाउंड्री में लगभग 600 बर्ड्स और कई सारे जो सी लाइन है वहाँ पे डेथ पाए गए, उनकी डेथ हो गई। क्यों? आपका एक H5N1 फ्लू के कारण। इस पे हम चर्चा करते हैं। तो पेरू में बर्ड फ्लू के प्रकोप से करीब 600 समुद्री जो शेर या लायन हैं उनकी मौत हो गई है, और इसका कारण बताया जा रहा है H5N1 बर्ड फ्लू वायरस, ये इसका एक रीज़न है। ठीक है, इतनी चीज़ें जिसके कारण यहाँ पे बायोलॉजिकल विजिलेंस प्रोटोकॉल को लॉन्च कर दिया गया है, और पेरू ने एडवाइजरी इशू की है कि कोस्टल बाउंड्री से अपने जो भी पेट हैं उनको दूर रखें, क्योंकि पेट में ये बीमारी बहुत जल्दी फैल जाती है, बर्ड फ्लू की बीमारी। इसको हम H5N1 भी कहते हैं, और एवियन इन्फ्लुएंजा भी इसके नाम है। ठीक है, इसके कई सारे वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएंगे, ये सारे वो वेरिएंट है, और ये इंसानों में भी फैल सकता है और इंसानों को भी बीमार कर सकता है। कुछ शॉर्ट न्यूज़ है, जैसे कि इंडिया का पहला मोबिलिटी फोकस क्लस्टर तेलंगाना मोबिलिटी वैली में इसको तैयार किया जा रहा है। ठीक है, और इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा आने वाले 5 सालों में। इसके अलावा म्यांमार और रशिया ने पैक्ट साइन किया है न्यूक्लियर पावर के डेवलपमेंट के लिए। तो याद रखेंगे, न्यूक्लियर पावर के डेवलप करने के लिए रशिया और म्यांमार के बीच में पैक्ट साइन हुआ है। ओके, सो हम क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा पहला VFS ग्लोबल जॉइंट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर को कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? अयोध्या, वाराणसी, कानपुर या लखनऊ? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है पद्म भूषण अवॉर्डी वानी जयराम का निधन हो गया है, ये किस फील्ड से एसोसिएटेड थी? राइटर, पॉलिटिशियन, सिंगर या जर्नलिस्ट? ये पर्सन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वानी जयराम को अभी जो 26 जनवरी 2023 के पद्म अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे ना, तभी इनको ये पद्म भूषण दिया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो दोनों प्रश्नों के आंसर आप हमें कमेंट पे दीजिएगा, सही आंसर भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर।